Good morning, children. So, today we are going to start with one new topic of this chapter, that is the romantic imagination, or you can say romanticism. Right? ये क्या होता है? What is this term? Listen, first of all, I am going to tell you something about the culture. Do you think that the culture is playing certain types of role in creating the idea of nationalism? लोगों को क्या कल्चर के थ्रू हम एक साथ यूनाइट कर सकते हैं? आई थिंक यस। हाउ? देखो, जब भी हमारा रिलीजन कोई फेस्टिवल आता है, लोग कैसे साथ में आ जाता है, राइट और नॉट? लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, राइट, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, राइट। क्या हम अपने कल्चर थ्रू पेंटिंग, थ्रू स्टोरी या फिर थ्रू म्यूजिक, क्या हम अपने पास्ट के बारे में बता सकते हैं लोगों को? यस, हम बताते हैं। आपने भी पढ़ा होगा झांसी की रानी के बारे में, आपने भी पढ़ा होगा अकबर के बारे में, आपने भी पढ़ा होगा महाराणा प्रताप के बारे में, with the help of story, with the help of poem, right or not? So culture is also play a very important role in promoting the feeling of nationalism. ठीक है, तो जैसे ही आप महाराणा प्रताप का नाम सुनते हो, ठीक है, तो सोचो उस समय की बात या फिर अभी की भी बात अगर हम लेते हैं, महाराणा प्रताप का नाम जैसे ही आपके सामने आता है तो आप क्या सोचते हो कि मुझे भी महाराणा प्रताप की तरह बहादुर बनना है, राइट? या आजादी के समय जब महाराणा प्रताप का नाम आता होगा तो क्या सोचते होंगे लोग कि जिस तरह महाराणा प्रताप ने लड़ाई में अपना जान दे दिया, ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे हम लोग भी, अंग्रेजों के साथ लड़के अपनी जान दे देंगे, लेकिन उससे अपना जो कंट्री है उसको छीन के रहेंगे, राइट और नॉट? So in this way, culture is also play a very important role, right? अब हम आते हैं what is the meaning of romanticism, right? देखो, if you talk about the definition of romanticism, it is a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. मतलब लोगों के अंदर एक ऐसा सेंटिमेंट जगाने के लिए एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, जिसको जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कल्चर, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, फोल्क म्यूजिक, पेंटिंग, लैंग्वेज। सो सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए अगर हम अपने कल्चर, आर्ट, पोएट्री का यू कैन से हेल्प लेते हैं, लैंग्वेज का हेल्प लेते हैं, तो इसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं, राइट? सो कैसे ऐसा होता है? हाउ वी कैन डू इट? देखो, जब भी हम फोल्क म्यूजिक, अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, फोल्क म्यूजिक के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उसका जो कॉमन कल्चरल पास्ट जो है, जो पास्ट है वो कॉमन है। और नेशनलिज्म का मतलब ही यही होता है कि लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो सभी लोग कॉमन है, राइट और नॉट? ठीक है, तो यूरोप में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इस आइडिया के ऊपर फोकस करना शुरू किया। आई एम नॉट टेलिंग कि सिर्फ इसी आइडिया की वजह से नेशनलिज्म आया यूरोप में, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूरोप में नेशनलिज्म लाने का, राइट? सो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना विद द हेल्प ऑफ आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, फोक म्यूजिक, पेंटिंग, लैंग्वेज, एक्सेट्रा, राइट? ओके, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, जो लोग पेंटर होते थे या फिर जो आर्ट, जो स्टोरी लिखते थे, म्यूजिक लिखते थे, राइट, ये जनरली क्या करते थे, ये रीजन एंड साइंस को क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने, इनका ये मानना था कि जो मॉडर्न जमाने में हम सब चीज को कारण के से जोड़ के देखते हैं, फॉर एग्जांपल कई बार आज की डेट में देखो, कई सारे लोग क्या कहते हैं कि भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, वो तो पत्थर का है, राइट? भगवान का पूजा करने में, तो ये व्हाट इज इट, द पीपल इज आस्किंग रीजन, राइट? कि भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, वो देखते भी नहीं है, मूर्ति खड़ा है ऐसे ही, वो तो पत्थर का बना हुआ है, फिर भी आप पूजा करते हो। तो ये सारा जो रीजन लोग पूछते हैं ये उनको पसंद नहीं आता, राइट? ठीक है। इनका मानना था कि जो हमारा पहले से इस्टेब्लिश्ड इमोशंस हैं हमारे अंदर, किसी चीज के लिए लव है, राइट, या फिर जो हमारा मैस्टिकल फीलिंग्स है, ठीक है, इसी के थ्रू हमें रहना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल
आज की डेट में देखो, एक और एग्जांपल, मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में कई सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि अगर रास्ते को अगर बिल्ली क्रॉस कर दे, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, राइट, दे पास द, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जो है वो रीजन एंड साइंस को ग्लोरीफाई कर रहा है। उनका क्या मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो हमें इस साइड नहीं जाना चाहिए, राइट, ठीक है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको कोई कारण पता नहीं है ना। और दूसरा इंसान जब बिल्ली रास्ता काटती है तो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? उसको भी कारण पता नहीं है, राइट। लेकिन वो क्या कर रहा है, जो हमारा पहले की जो यू कैन से, जो हमारा पहले का जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहा है, कल्चर फॉलो कर रहा है, व्हाट एवर इमोशन इज देयर उसको फॉलो कर रहा है। अब जैसे देखो, कई सारे लोग जो है आज की डेट में ये हमारे कंट्री में हो रहा है, कई सारे लोग जो है हमारे कंट्री में पूछते हैं कि काव, हिंदू लोग काव को इतना ज्यादा पूजा क्यों करते हैं, राइट, ठीक है। सो ये एक तरफ क्या हो गया, कई सारे लोग रीजन मांग रहे हैं, राइट। लोग क्या मांग रहे हैं? रीजन मांग रहे हैं। तो ये इनको पसंद नहीं था कि क्यों पूछ रहे हो आप ये, कि काव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ लोग का मानना है कि ये सिर्फ काव एक एनिमल है, राइट और नॉट, ठीक है, काव सिर्फ एक एनिमल है। तो ये ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये रीजन खोजते हैं कि क्यों आप काव को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, राइट और नॉट। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो बोलते थे कि इस तरह का रीजन आप मत लगाओ, ठीक है। हमारा जो मिस्टिकल फीलिंग्स है, जो पहले से जो फीलिंग्स है, काव को लेके जो फीलिंग है, ठीक है, इसको हम रीजन से नहीं बता सकते, कारण नहीं बता सकते, ठीक है। सो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, ठीक है, कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द रोमांटिसिज्म। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक जर्मन फिलोसोफर था जिसका नाम था जोहान गोटफ्राइड, राइट, हर्डर। इसने क्या कहा कि जर्मनी में अगर हमें नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना जो कल्चरल पास्ट है, जो हमारा कल्चर है, उसको डिस्कवर करना पड़ेगा। हमारा जो कल्चर पहले का है उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, फिर से वापस लाना पड़ेगा। तब जाके कॉमन पीपल क्या होगा? यूनाइट होगा, ठीक है। सो उसका मानना था कि थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, डांसेस, राइट, इन सभी चीजों की वजह से, मदद से हम लोगों को वापस से इकट्ठा कर सकते हैं, राइट और नॉट, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, जर्मनी में क्या करना शुरू किया, कई सारे जगह पर जो है वहाँ का जो फोक सॉन्ग होता था वो गाना शुरू किया, लोग इकट्ठे होते थे और कई बार ये डिस्कस करते थे कि हमारा पास्ट कितना ज्यादा रिच था, राइट और नॉट, ठीक है, ओके। सो सिंपली उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के फोक सॉन्ग, फोक कल्चर को हमें क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए, एक जगह पर रखना चाहिए, ताकि लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग आए और ये नेशनलिज्म की फीलिंग क्या करे? हमारे नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करे, राइट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ लैंग्वेज बिकेम द रीजन फॉर अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। लैंग्वेज कैसे एक जगह के लिए रिवॉल्यूशन हो गया, देखो, इट इज द एग्जांपल ऑफ पोलैंड। सो पोलैंड के बारे में मैंने बताया था कि पोलैंड को किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? ब्रिटेन, सॉरी, जब 18 सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तो रसिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था, राइट और नॉट। पोलैंड का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा किसको दे दिया गया था? रसिया को दे दिया गया, ठीक है, ओके। सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके पहले एक और पॉइंट देखते हैं। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जब यूरोपियन में इस तरह के रिवॉल्यूशन हो रहे थे तो कई सारे लोगों ने कहा कि अगर हम अपने कंट्री में वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज को अगर यूज करते हैं तो इसके दो फायदे हैं, ठीक है। पहला फायदा क्या है कि जो हमारा एंशियंट लैंग्वेज है, एंशियंट नेशनल स्पिरिट है, वो वापस से रिकवर हो जाएगा, जो पहले का लैंग्वेज है वो वापस से आ जाएगा हमारी कंट्री में, ठीक है। तो हमारा जो एक तरह से यू कैन से हमारा जो हेरिटेज है वो वापस से आ जाएगा, राइट। दूसरा ये होगा कि जो भी हम मॉडर्न मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो हम डेमोक्रेसी का आइडिया लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि राइट टू वोट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास एंशियंट लैंग्वेज, जो हमारे पहले के लैंग्वेज थे, उसको हम यूज कर सके। क्यों? क्योंकि कई सारे ऑडियंस जो हैं वो इलिटरेट है, उनको न्यू लैंग्वेज नहीं आती है, राइट और नॉट,
ठीक है। जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में कई सारे लैंग्वेज बोले जाते थे, ठीक है। जो फ्रेंच लैंग्वेज था, ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज क्या था, द लैंग्वेज ऑफ एलिट क्लास। जो लोग अमीर लोग होते थे, जो एजुकेटेड लोग होते थे, वो ये लैंग्वेज बोलते थे, राइट। अब सोचो कि सभी को डेमोक्रेसी का आइडिया बताना है और कई सारे लोग जो है, मान लेते हैं 40% पीपल आर डोंट नो फ्रेंच लैंग्वेज, आप उसको फ्रेंच में बोलोगे, क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो उसने दूसरा फायदा क्या बताया कि हम जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज देना चाहते हैं वो सभी को पहुंच सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एंशिएंट लैंग्वेज था, जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें हम ये मैसेज पहुंचाएं, राइट। ओके, सो अब हम बात करते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड का पार्टीशन हो गया था, ठीक है। किसने किया था? ग्रेट पावर्स रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया ने क्या किया था पोलैंड के साथ? पोलैंड का कुछ पार्ट किसको दे दिया था? रसिया को दे दिया था, ठीक है। रसिया को ये पार्ट देने के बाद भी वहां के लोगों के बीच जो नेशनल के लिए जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो हमेशा से जिंदा रही, अलाइव रहा उनके बीच, ठीक है। कैसे? कई सारे वहां के ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे करोल कुरपिंस्की, ये जो है ये क्या करता था, हमेशा सेलिब्रेट करता था नेशनल स्ट्रगल, जो भी वहां पर रिवॉल्यूशन हो रहे थे उसको सेलिब्रेट करता था। कैसे? अपने ओपेराज में, म्यूजिक में, ओपेरा क्या होता है, बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में क्या होता है, कई सारे म्यूजिशियन मिलके गाना बजाते हैं, राइट और नॉट, ठीक है। अब देखो, जैसे ही रसिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, ठीक है, रसिया ने एक चीज किया, उसने पॉलिश लैंग्वेज को बाहर कर दिया, ठीक है। टेक एन एग्जांपल कि ये पोलैंड है, ये रसिया है, रसिया ने ये वाला पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई करने के बाद इस रीजन में क्या बोला, यहाँ पर जो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे उनको बोला कि नो, आज के बाद पॉलिश लैंग्वेज बैन, राइट। अब यहाँ पर क्या बोला जाएगा, रशियन लैंग्वेज बोला जाएगा। तो सारे स्कूल में ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, राइट। देन चर्च में जो जीसस क्राइस्ट का पूजा किया जाएगा वो भी इसमें किया जाएगा, रशियन लैंग्वेज में किया जाएगा। तो डू यू थिंक कि पोलैंड के पीपल को ये पसंद आएगा? उनको पसंद नहीं आया, राइट और नॉट, उनको पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ, 1831 में लोग, कई सारे लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया अगेंस्ट रशियन अंपायर, ठीक है। रशियन जो कंट्री थे उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, आर्म रिवेलियन। आर्म रिवेलियन का मतलब होता है हाथ में हथियार था, राइट। Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance, ठीक है। तो कई सारे क्लर्जी पीपल जो चर्च में रहते थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, लैंग्वेज को यूज करना शुरू किया एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। रसिया ने बोला था कि लैंग्वेज मत यूज करो, पॉलिश लैंग्वेज, ये लोग बोल रहे थे कि हाँ हम करेंगे, राइट। सो कई सारे पॉलिश कलर्जी ने क्या करना शुरू किया, चर्च गैदरिंग में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो वो देते थे, जो रिलीजन के बारे में बताते थे, वो कौन से लैंग्वेज में बताने लगे, पॉलिश लैंग्वेज में बताने लगे, ठीक है। तो कई सारे जो प्रिस्ट थे, ठीक है, बाइशॉप्स थे, उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, राइट। कहाँ पर डाला गया, कई सारे लोगों को पोलैंड में ही डाला गया, कई सारे लोगों को साइबेरिया भेज दिया। ये साइबेरिया कहाँ पर है, ये रसिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, काफी ठंड जगह पर है, ठीक है। So the use of polish came to be seen as symbol of struggle against Russian dominance. So लोगों को ये लगने लगा कि अगर हमें रसिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो लैंग्वेज है पॉलिश लैंग्वेज, उसी को यूज करेंगे, राइट, ठीक है। सो ये था पोलैंड का एग्जांपल कि किस तरह से पोलैंड ने रिवॉल्यूशन किया वहां पर, राइट। सो आई थिंक इट इज डन फॉर टुडे। Next topic we will discuss tomorrow. Thank you.